नमस्कार। लेक्चर नंबर 29 है। आज हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं जब भी आपका सिलेबस कवर करूंगा ना, सिलेबस कवर करने के बाद जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के इस सब्जेक्ट से, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सभी भारत की सभी स्टेट पीसीएस में और जो यूपीएससी में जो प्रश्न आए हुए हैं आपके सामने रखूंगा। उनका सोल्यूशन आपके सामने मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करना है। उनका आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं होगा। मेरा मेन उद्देश्य होगा कि क्वेश्चन को, मेंस में आए हुए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तरीका मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए बने रहिए। ये जो कंटेंट है ना, ये आप दिमाग में रखिए। कहानी आपको पूरी पता होगी तभी तो मेंस में आंसर को आप लिख पाएंगे। कंटेंट आपके सामने होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए इसे, ताकि मैं जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर सकूं। 29 लेक्चर चल रहा है, 45, 46 या 50 तक इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। इतने वीडियो में, 50 के अंदर अंदर वीडियो में इस सिलेबस को मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका। अभी खिलाफत आंदोलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने सोचिए क्या पढ़ा। रोलेट एक्ट पढ़ा। रोलेट एक्ट के बाद रोलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया, लेकिन उसमें फिर उसके बाद आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया है कि भारत में अब खिलाफत आंदोलन चल रहा है, और गांधी जी ने सोच रखा था असहयोग आंदोलन भी चलाना है। और गांधी जी को यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि एक तो मुस्लिम आंदोलन चल रहा है खिलाफत, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन को मिला दिया जाए तो मुस्लिम और हिंदुओं की एक एकता बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। ये उन्होंने देखा। तो इस कारण से खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन को मिला दिया गया। और हालांकि असहयोग आंदोलन तो 1922 में ही समाप्त हो गया था, जब आपका गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन को ही वहाँ के लोकल लोग जला देते हैं। 22 लोग वहाँ जिंदा मर जाते हैं, पुलिस वाले। इसलिए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। हालांकि गांधी जी की जब वापस लिया उन्होंने निर्णय, तो गांधी जी का इतना विरोध हुआ, मैं बताऊँगा सब कुछ। और खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला, ठीक है। ये भी बताऊंगा क्यों इसको बंद करना पड़ा। तो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कहीं भी आप पढ़ेंगे साथ साथ ही पढ़ना होता, क्योंकि साथ साथ चले थे ये, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन की पहले बात करते हैं, क्योंकि हमको मेंस में आए हुए प्रश्नों को भी हल करना है, इसलिए खिलाफत आंदोलन को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। देखिए, खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था। खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई लेना देना नहीं था, पहले ये समझ लीजिए। कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन के चलने का कोई कारण होता है ना, इसका कारण भारत से कोई मतलब नहीं था। मैं पीछे थोड़ा लेके जाना चाह रहा हूँ, इसका कारण क्या था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, आप जानते ही हैं। तो पूरा विश्व लगभग 2 खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ जिसमें हम शामिल थे, हमको ज़बरदस्ती शामिल किया गया था, अंग्रेजों वाली टीम, वो मित्र राष्ट्र कहलाती है। उन्हें क्या कहता है, मित्र राष्ट्र कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो अपोजिट थे वो धुरी राष्ट्र थे, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन है, और हमको जबरदस्ती घसीटा है भारत। फ्रांस, रूस, अमेरिका बाद में आ गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बताया मैंने। और जो धुरी राष्ट्र थे, ऑपोजिट थे, उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की साम्राज्य भी था। तुर्की साम्राज्य का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जो आज का तुर्की वाला क्षेत्र है वो नहीं। तुर्की के आसपास जो बड़ा क्षेत्र है ना, उसमें सऊदी अरब भी है, इराक, ईरान, आसपास वाले जितने इलाके हैं ना, वो पूरा एक साम्राज्य था जिसको ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। हिंदी में कहीं कहीं किताब में उस्मानिया साम्राज्य भी लिखा होता है। तो ये ऑटोमन एम्पायर दूसरी तरफ था। और ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था, और सभी मुसलमान विश्व के उनको पूजते थे एक तरीके से। वो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, समझ लीजिए ये है, ठीक है। बहुत सम्मान की पोस्ट हुआ करते थे खलीफा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो खलीफा होते थे ना, ये प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज आ रहे हैं। ये प्रॉफेट मोहम्मद के वंशज आ रहे हैं। तो इसलिए जो भारत के मुसलमान हैं पहले से ही भयभीत थे कि भैया हमारे ओपोजिट में, मतलब ब्रिटेन के ओपोजिट में है तुर्की। कहीं तुर्की वाले हार जाते हैं, अगर धुरी राष्ट्र हार जाता है तो तुर्की में जो हमारे खलीफा है उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा। ये उनको पहले से शंका थी। इसलिए उन्होंने साथ नहीं दे रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ये विश्वास दिलाया गया था। मुख्य तौर पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने विश्वास दिलाया था कि भैया चाहे ये धुरी राष्ट्र हार भी जाता है, तुर्की हार भी जाता है, तो तुर्की के खलीफा का अपमान हम नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाया था। तो इस कारण से जो मुस्लिम लीग और कई मुसलमान जो थे ना, उन्होंने
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दिया। लेकिन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, आपको पता ही है कि अंग्रेज अपनी बात के ऊपर कायम रहने वाले थे नहीं, तो उन्होंने धुरी राष्ट्र के सभी देशों के साथ एक एक करके ऐसी ऐसी अपमानजनक संधियां की, क्योंकि उनका ये मेन उद्देश्य ये था कि ब्रिटेन और मित्र राष्ट्र जितने भी थे उनका ये उद्देश्य था कि भैया धुरी राष्ट्र के जो देश है ना, ये हमारे खिलाफ खड़े तो हैं इस बार, लेकिन आगे कभी ना खड़े हो पाए, ऐसा ऐसा इनके साथ व्यवहार किया जाए और ऐसा इनके साथ संधियां की जाए कि इनकी कमर टूट जाए, रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कभी दोबारा खड़े ना हो पाए हमसे, इनको बर्बाद कर दिया जाए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी ऐसी संधियां कर रहे थे कि वो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो रहा था। और यही संधि होने वाली थी तुर्की के साथ, और ये संधि आगे चलकर साइन किया जाएगा 10 अगस्त 1920, जिसे सेवरे की संधि कहते हैं। और इस संधि के होने से पहले ही हमने यहाँ पर आंदोलन करने के लिए भारत में खिलाफत कमेटी सब स्थापित कर ली मुस्लिम लोगों ने। अभी ये सेवरे की संधि हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही हमारे यहाँ खिलाफत कमेटी सब बन गई हैं जो आंदोलन आगे करने वाली हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कारण क्या था, कि जो भैया कारण ये था कि जो खलीफा का पद था, ये तुर्की के आसपास वाला जो क्षेत्र है, तुर्की वाला क्षेत्र थोड़ा बहुत खलीफा के पास था, बाकी सारा क्षेत्र इनसे छीन लिया गया। तो मतलब तुर्की साम्राज्य को तोड़ दिया गया। और इस पूरे साम्राज्य में जितने भी होली प्लेस थे, जितने भी मुसलमानों के जो धार्मिक जगह थी, वहाँ से अधिकार छीन लिया गया इस खलीफा का। ठीक है, और इस्तांबुल इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट जगह थी, यहाँ पे देख लीजिए इस्तांबुल है, ये मैप में देखिए ये इस्तांबुल है, इस्तांबुल को इनसे छीन लिया गया और अंतर्राष्ट्रीय कब्जा इस पर हो गया। तो ये सब अपमानजनक था ना, इसी कारण से भारत में खलीफा आंदोलन शुरू हुआ। और खलीफा आंदोलन जब शुरू हुआ तो मेन अध्यक्ष बना दिया गया गांधी जी को सारी बागडोर संभालने के लिए दे दिया कि भैया आप अपने हिसाब से इस आंदोलन को ले जाइए। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी इसके साथ जोड़ लिया और बहुत अच्छे से शुरुआत करने का प्रयास किया। हालांकि दोनों आंदोलन असफल रहे, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये है भैया कारण, आपको पता लग गया क्यों ये आंदोलन हो रहा है भारत में, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, दिमाग में रखिएगा 1920 में साइन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने 1919 में ही खिलाफत कमेटी स्थापित कर दी। क्यों? क्योंकि जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, अब सबके साथ संधियाँ हो रही थी, तो तुर्की साम्राज्य को लग गया कि भैया अब जो है खिलाफत, जो हमारे खलीफा हैं, इनकी भी खैर नहीं है, इनका भी अब बैंड बजने वाली है। इस कारण से भारत, विश्व के जितने भी मुसलमान हैं उनको अपना साथ में लिया जाए। इस कारण से हर विश्व के हर मुसलमान जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ पे राजदूत भेजना शुरू कर दिया और उनको ये दिमाग में डालना शुरू कर दिया कि भैया क्या कर रहे हो जी के, धर्म तो आपका खतरे में है, धर्म को बचाइए। ऐसे ही इंडिया में भी आए। इंडिया में जो बड़े बड़े लीडर थे, मुस्लिम लीग में जो बड़े बड़े लीडर थे, जैसे जिन्ना उन्ना के पास आए, उनके पास भी आए कि भैया बचाओ, खलीफा का पद जो है संकट में है और धर्म गुरु है एक तरीके से वो, तो धर्म नहीं रहेगा तो जी के क्या करोगे। तो जिन्ना और ऐसे ऐसे बड़े लीडरों ने कहा कि भैया हम खुद ही नहीं स्वतंत्र हैं तो हम क्या बचाएं उनको। लेकिन कई लोग ऐसे थे कि भैया देश तो बाद में आज़ाद हो जाएगा, देश को बाद में देखेंगे, पहले हमको बचाना है अपने धर्म को, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही दो भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, जिन्हें जो है अली बंधु कहा जाता है, अली बंधु। इन्होंने दिमाग में इनके चढ़ गया कि भैया धर्म को बचाना, धर्म खतरे में है, तो इसलिए इन्होंने खिलाफत कमेटी मार्च 1919 में स्थापित कर दी और बाकी मुसलमानों को प्रेरित करना शुरू किया कि इसके साथ जुड़िए। खिलाफत का मतलब होता है विरोध। और धीरे धीरे बड़े बड़े लीडर भी यहाँ जुड़ने लग गए जो मुस्लिम थे। अली बंधु के साथ अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, अब्दुल वारी, हसरत मोहानी जैसे लोग भी इस कमेटी के साथ जुड़ गए। अब मार्च में गठित हुई है, लेकिन सितंबर में जब इसका सम्मेलन होता है 1919 में, इस सम्मेलन के अंदर इसका नाम रखा जाता है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। और यहाँ बड़े बड़े लीडर ने बैठक हो रही है। इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमें लगता है गांधी जी को अगर इसके साथ जोड़ लिया जाए तो अंग्रेज हमारी बात मानेंगे। अभी भी कोई संधि नहीं हुई है, दिमाग में रखना, अभी सितंबर 1919 चल रहा है, अभी भी तुर्की के साथ कोई संधि नहीं हुई है खलीफा के साथ, अभी बस प्लानिंग हो रही है कि एक संधि होगी। उससे पहले ही इलाज ढूंढ रहे हैं ये लोग। अब जो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सदस्य थे सोच रहे हैं गांधी जी को जोड़ा जाए तो अंग्रेज हमारी बातों को समझेंगे। और खिलाफत
जो कमेटी थी, या अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इनका मेन उद्देश्य ये था कि जो खलीफा का धार्मिक सत्ता है ना, उसका हमको समर्थन करना है कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना होए, और खलीफा का जो धार्मिक जो क्षेत्र हैं उन पर पूरा पुनः अधिकार कर लेना है जो छीन लिए गए हैं इनसे। ठीक है, हालांकि औपचारिक रूप से तो बाद में साइन किया जाएगा, लेकिन पहले ही निर्णय होगा कि ये सब छीनने वाला है। ठीक, तो फिर दिल्ली में सम्मेलन बुलाते हैं नवंबर 1919 में, और इस सम्मेलन में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब गांधी जी बागडोर संभालेंगे इस खिलाफत आंदोलन की। अध्यक्ष कौन बना दिया गया है? गांधी जी को। ठीक है, और उसके बाद अली बंधुओं के नेतृत्व में वायसराय जो चेम्सफोर्ड उस समय थे, उनसे मिलने के लिए एक डेलीगेशन जाता है, एक ग्रुप जाता है, चेतावनी देने के लिए कि भैया हम गांधी जी के साथ मिलकर बहुत बड़ा कोई आंदोलन चलाएंगे, जैसे असहयोग आंदोलन है तो बहिष्कार करेंगे, आप समझ जाइए अगर हमारे खलीफा के साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ। ठीक है, धर्म के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, हम बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे आपके साथ। लेकिन चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जू नहीं रेंगती है चेम्सफोर्ड के। तो उसने कहा कि भैया मैं क्या कर सकता हूँ, जो करेंगे ब्रिटेन में बैठे हुए लोग करेंगे, मैं तो एक यहाँ पे उनका प्रतिनिधि हूँ ना, मैं तो इंडिया देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ था, अगले साल 15 मई 1920 को सेवरेस की संधि होना तय कर दिया कि 15 मई को तय हो गया कि भैया सेवरे की संधि होगी, और संधि के बावजूद संधि में ये बता दिया गया ये छीनने वाला है इनसे, ये इनके अधिकार खत्म कर देंगे, इनका साम्राज्य तोड़ देंगे और इनके अधिकारों में कमी कर देंगे, ये सब हो गया। और हालांकि औपचारिक रूप से साइन तो 10 अगस्त 1920 में किया था खलीफा ने, लेकिन पहले ही तय हो गया था कि आगे जो सेवरेस की संधि होने वाली है उसमें क्या क्या होगा। उसके बाद क्या था, अब आंदोलन करना शुरू कर देना पड़ेगा हमें, तो सम्मेलन बुलाया गया। जून 1920 में इलाहाबाद सम्मेलन बुलाया गया गांधी जी के नेतृत्व में। अब ये सम्मेलन में तय हुआ कि गांधी जी आप जिस रास्ते पे हमको लेके जाना चाहते हैं लेकर जाइए, आंदोलन चलाइए। तो गांधी जी ने क्या किया, अगले ही महीने जुलाई 1920 में ये घोषणा कर दी कि भैया 1 अगस्त को आप तैयार रहना, 1 अगस्त से असहयोग आंदोलन चलेगा, असहयोग आंदोलन चलेगा, जिसमें खिलाफत आंदोलन के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। तो हिंदू और मुस्लिम की एकता यहाँ बनाने का प्रयास किया गया गांधी जी को, जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि गांधी जी ने खुद कहा अपने मुंह से कि भैया जो अपॉर्चुनिटी यहाँ आई थी एकता बनाने की, ये आने वाले 100 वर्षों में ऐसी एकता नहीं बन पाएगी, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा दोबारा। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन साथ साथ चलते हैं, लेकिन असहयोग आंदोलन 1920 में समाप्त हो जाता है और खिलाफत आंदोलन 1924 में समाप्त होता है। असहयोग आंदोलन अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन साथ साथ चल रहे हैं, मतलब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का साथ साथ चलने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो निर्णय यहाँ लिए जाएंगे वो लोग समर्थन करेंगे, वो जो निर्णय लेंगे असहयोग आंदोलन में, और ये खिलाफत आंदोलन के लोग सहमति करेंगे। तो अली बंधुओं ने 1921 में ये घोषणा की कि भैया सेना में कोई भी मुसलमान भर्ती नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि सेना में भर्ती होना इस्लाम में हराम है, ऐसा बोल दिया गया, धर्म के खिलाफ है अगर सेना में भर्ती हो रहे हो। तो बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ दी, बहुत लोगों ने नौकरी छोड़ दी। आगे चलकर अली बंधुओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, आगे चलकर अली बंधुओं को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। उसके महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया, हाँ, मुसलमान ही नहीं, भारत के सभी लोग जो नौकरी कर रहे हैं सेना में है वो सब नौकरियां छोड़ दीजिए। महात्मा गांधी ने भी इसका सपोर्ट किया। आगे चलकर फिर अली बंधु और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि आगे चलकर 1921 के लास्ट तक ना बड़े बड़े सभी लीडर गिरफ्तार हो जाते हैं, गांधी जी को छोड़कर बाकी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे 1921 के लास्ट में। मेन कारण तो ये विरोध जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के प्रिंस यहाँ आए थे, राजकुमार यहाँ आए थे, उनका बहुत भारी विरोध किया गया बम्बई बंदरगाह पे। इतना विरोध किया गया, गुस्से में आके अंग्रेजों ने बहुत सारे लीडर को यहाँ गिरफ्तार कर लिया था। सब आएगा। अब ये हुआ, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, लेकिन 1922 में क्या हुआ, भैया तुर्की में क्रांति हो गई। क्रांति हो गई तो अब खलीफा का जो पद है वो अब कोई स्वीकार नहीं कर रहा है कि खलीफा का कोई पद नहीं है। अब यहाँ पर एक गणराज्य, एक ऐसा देश होगा जिसका एक राष्ट्रपति होगा, जैसे आज हमारा सिस्टम है वैसे ही बोल दिया गया कि राष्ट्रपति होगा। और ये जो तुर्की में क्रांति हुई थी ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में हुई थी, और यही तुर्की के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं 1923 से।
जो खलीफा का पद है ये 1924 तक ये पद समाप्त हो जाता है। ये नॉर्मल इंसान अब बन जाते हैं। जैसे भारत में पहले राजा रजवाड़े थे ना, उसके बाद एक देश जैसा हमारा बन गया नॉर्मल देश, वैसे ही तुर्की में हुआ। तो अब भैया जब खलीफा का पद ही नहीं रहा, ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो यही भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अब इसके बाद असहयोग आंदोलन के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक 1920 से 1922 तक पूरी कहानी समझेंगे। अब खिलाफत आंदोलन से संबंधित मेंस में कोई प्रश्न आएगा, उसको कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दूं मैं, या इसको थोड़ा बहुत आगे तक ले जाऊं, फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम असहयोग आंदोलन पढ़ने वाले हैं। असहयोग आंदोलन तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। गांधी जी का ये कह सकते हैं ना पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये सत्याग्रह आंदोलन था। समाप्त हो गया था 1922 में ही, 5 फरवरी को घटना हुई थी चौरी चौरा में, उसमें समाप्त हो गया था। तो ये आपको खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। लाइक कम से कम जरूर कीजिए, इतना वीडियो पूरा देख लीजिए, देख लिया है सबने, लेकिन लाइक करने में शर्म आ रही है आप लोगों को, मुझे लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी लेक्चर बन सकें। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार।